प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट हाँ कोई नई बात है नहीं, जैसा कि ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हो रहा है। आज भी वही है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ऑलमोस्ट सभी कुछ डाउन है, ज़्यादातर सेक्टर्स डाउन है। तो इस वीडियो में ऑफकोर्स मार्केट अपडेट सबसे पहले करेंगे, जानेंगे कि क्या हो रहा है, मतलब ये जो गिरना था हो चुका है या फिर अभी और भी गुंजाइश है, यहाँ से डिटेल में जानेंगे। सैटरडे भी हमने डिस्कस किया था ना कि यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा था फ्राइडे को, तो उसके चांसेस थे कि इंडियन मार्केट्स पे उसका असर पड़ेगा। तो ऑफकोर्स ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जियो पॉलिटिक्स भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। जर्मनी में कल इलेक्शंस था ना, उसके बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज भी आए हुए हैं, उसको भी मैं कवर करूंगा। लाइक डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे आप लोग को क्वेरीज आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या चल रहा है वहाँ पे। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी है और बहुत ही रेलिवेंट क्वेरी है कि जनरली हम लोग बोलते हैं ना, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, 10 ईयर्स 20 ईयर्स अच्छा पैसा बनेगा, कई गुना पैसा बढ़ जाएगा। तो बहुत ही रेलिवेंट क्वेरी है। इन लॉन्ग टर्म इज़ इट मोर और लेस श्योर ना मार्केट विल रिकवर? मतलब जेन्यून क्वेश्चन है कि भाई ठीक है, आप लोग बोलते हो लॉन्ग टर्म, तो एटलीस्ट ये इस बात की श्योरिटी तो है ना कि कोई लॉन्ग टर्म तक अगर होल्ड करके रखता है तो वहाँ पे मार्केट रिकवर करके अच्छे रिटर्न्स देगा। एटलीस्ट इस बात की तो क्लैरिटी होनी चाहिए, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं या फिर लगातार आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मार्केट अपडेट से स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं इंडियन मार्केट्स में क्या हुआ है। तो मार्केट के हालात तो ख़राब है, लेकिन देखिए यहाँ पे ख़राब हालात में भी एक पॉजिटिव मैं आपको बताना चाहूँगा ना। शुरू का अगर आप मार्केट देते हैं सुबह का, तो लार्ज कैप्स तो देखिए गिरा था अच्छा खासा, नो डाउट, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा गिरा था, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना, जब हम रिकॉर्ड करें तब देखिए क्लोजिंग में क्या होता है पता चलेगा, लेकिन जब रिकॉर्ड करें उस समय तक लार्ज कैप तो अभी भी अच्छा खासा गिरा हुआ है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप पहले के मुकाबले, सुबह के मुकाबले देखेंगे रिलेटिवली रिकवरी आया है। मतलब कि यहाँ पे बाइंग हुआ है। लार्ज कैप क्या हो रहा है, लार्ज कैप को पता है एफआईआईज, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि लार्ज कैप में बाइंग नहीं हो रहा है, लेकिन एफआईआईज बेच रहे हैं लगातार, उसके कारण वहाँ पे प्रेशर दिख रहा है। लेकिन हाँ, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में बाइंग है, इसीलिए थोड़ा मतलब गिरा हुआ ये भी है, लेकिन सुबह के मुकाबले थोड़ा पॉजिटिविटी, जिसने सुबह देखा होगा ना उसको एटलीस्ट उतना ज़्यादा बुरा अभी नहीं लगेगा इसको देखकर। तो देखिए यहाँ पे ऑफकोर्स ये क्वेरी आएगा ना कि भाई ये क्या यूएस के कारण गिर गया ना। यूएस का मार्केट बुरी तरह से गिरा था। अगर आप ये देखिए यूएस का मार्केट आप यहाँ पे देखिए, मतलब S&P 1.7%, नैस्डैक 2.2% और उसका स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है रसल 2K वो 3% गिर गया था फ्राइडे को। तो ये हमने सैटरडे लाइव स्ट्रीम में डिस्कस भी किया था ना। तो क्या इसके कारण गिर गया? तो देखिए ये समझने के लिए हमें दूसरे मार्केट्स को भी देखना होगा कि ऐसा तो नहीं कि भाई यूएस का मार्केट गिरा तो सिर्फ इंडिया का मार्केट पे ही फ़र्क पड़ा, दूसरे भी तो मार्केट्स हैं वर्ल्ड पे, उसको भी देखना होगा ना। तो देखिए सबसे पहले तो ये क्लियर कर दो कि भाई गिरा क्यों। देखिए यूएस में भी अब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। ट्रम्प के जो पॉलिसीज़ हैं, फिर उनके जो सेंट्रल बैंक का कमेंट्स आ रहा है कि भाई जो ट्रम्प के पॉलिसीज़ हैं प्रेसिडेंट के, उससे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट वहाँ पे आ रहा है उनको। वो भी बोल रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट कट के कोई चांसेस नहीं है, इन्फ्लेशन और ज़्यादा कंट्रोल में आएगा तब देखेंगे। तो उसके कारण मार्केट में प्रेशर आ गया कि पता नहीं कि अब रेट कट होगा नहीं होगा, और उसके बाद ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है उसके कारण इन्फ्लेशन कहीं बढ़ने लगा। तो इंटरेस्ट रेट कट छोड़िए, कहीं इंटरेस्ट रेट कट की तो बात ही नहीं, वहाँ कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की नौबत ना आ जाए बाद में। अभी तो खैर वो ऐसा नहीं लगता है, बट यू नेवर नो ना बाद में क्या होगा। तो इसको लेकर थोड़ा डर का माहौल है। और प्लस यूएस मार्केट्स का वैल्यूएशन तो बहुत ज़्यादा है ना, मतलब तीसरे साल लगातार बहुत अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। 2 साल तो बहुत ज़्यादा है और अभी भी अच्छा खासा रिटर्न आ चुका है, ठीक है। वर्ल्ड का ज़्यादातर पैसा यूएस में ही जा रहा है, तो इसके कारण ये गिरावट आया है। लेकिन अगेन देखिए ये फ्राइडे को हो गया, पास्ट की बात है, ठीक है। इसके बाद जब आप प्री मार्केट देखेंगे फ्यूचर्स, तो यहाँ सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है यूएस में, ठीक है। जो नेगेटिविटी था वो तो ख़त्म हो गया भाई। अब तो हम फ्यूचर्स देखेंगे ना, ये हमें बताता है कि आज का मार्केट यूएस में कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव है सभी जगह, तो लगता है कि आज यूएस का तो पॉजिटिव होगा। और उसी तरह से दूसरे मार्केट्स भी अगर आप देखोगे, जैसे एशियन मार्केट्स, यहाँ भी फ़र्क पड़ना चाहिए भाई। यूएस का फ़र्क सिर्फ इंडिया पे क्यों पड़े? तो यहाँ भी तो ऐसा कुछ नेगेटिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब या तो पॉजिटिव है या फ्लैट है या फिर थोड़ा बहुत गिरा हुआ है। मतलब इंडियन मार्केट जैसा ब्लड बात तो यहाँ देखने को मिलेगा नहीं। यूरोपियन मार्केट्स भी देख लेते हैं, यहाँ भी ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है।
तो देखिए ये सब डिटेल्स देखकर यही लगता है कि ऐसा बोल देना सिर्फ कि नहीं यूएस मार्केट बहुत गिर गया तो इंडियन मार्केट भी गिर गया, सही नहीं होगा, ठीक है। और ये जो टैरिफ का प्रॉब्लम था ये सब मोस्टली मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, ठीक है ना। अगर टैरिफ के कारण कुछ प्रॉब्लम होता तो वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर मार्केट्स गिरेंगे ना। मतलब इंडिया का तो एक्सपोर्ट देखें तो हम एक छोटे प्लेयर हैं एक्सपोर्ट के मामले में, कोई बड़े प्लेयर हैं नहीं। अगर टैरिफ का अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो चाइनीज़ मार्केट पे ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए, यूरोपियन मार्केट्स पे ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए, कि वो लोग बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पे, हम तो बहुत छोटे मोटे प्लेयर हैं। तो देखिए मोस्टली अभी यही लगता है, जो कि कुछ दिनों से मैं आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन का ही कंसर्न है, ठीक है। और कोई ऐसा मेजर इशू फ़िलहाल नहीं लग रहा है, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ों को डिस्काउंट कर लिया गया है। वैल्यूएशन जैसे जैसे अट्रैक्टिव होता जाएगा वैसे वैसे आने वाले महीनों में हम देखेंगे कि मार्केट भी ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। वैल्यूएशंस भी आगे मैं बताऊंगा आपको, मतलब डिटेल में बताऊंगा वैल्यूएशंस के बारे में क्या हालात हैं। यहाँ पे देखिए जीसेक देखिए ना, मतलब पॉजिटिविटी है, 4.5% के आसपास चल रहा था यूएस का 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का यील्ड, अब ये 4.4 के आसपास चला आया है। पहले से तो घटा है क्योंकि स्टॉक मार्केट वहाँ गिरा, थोड़ा नेगेटिविटी आया तो लोगों ने वहाँ बॉन्ड खरीदना शुरू कर दिया। तो बॉन्ड जब आप खरीदोगे तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा, और जब प्राइस ऊपर जाएगा तो उसका यील्ड नीचे आएगा, क्योंकि प्राइस और यील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, दैट इज़ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये तो पॉजिटिव है भाई, यील्ड नीचे गया है क्योंकि यील्ड नीचे आ रहा है, मतलब कि यूएस का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है ना थोड़ा कम अट्रैक्टिव होगा, भाई इंटरेस्ट कम दे रहा हो, ठीक है। उसके बाद ऑयल भी अगर आप देख ले तो 74 के आसपास है क्रूड ऑयल, तो ये भी कोई ज़्यादा तो है नहीं। यहाँ पे एक और पॉजिटिव अगर आप देखें तो डॉलर भी देखें ना, 109 110 के आसपास चला गया था, 106 के आसपास चला गया है, तो ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है ओवरऑल। तो देखिए ऐसा कुछ नेगेटिविटी बाहर नहीं है, सिर्फ ये इंडिया फैक्टर ही है और कोई मेजर इशू नहीं। एक तो इंडिया में लार्ज कैप इसलिए गिरे हैं कि एफआईआईज अभी भी भाग रहे हैं, ठीक है। अब क्यों भाग रहे हैं ये भी मैं आपको ही बताता हूँ। यहाँ पे आपको लग सकता है कि भाई एफआईआईज इंडिया से क्यों भाग रहे हैं, अब तो वैल्यूएशन भी ठीक ठाक हो गया ना, लार्ज कैप तो अब 20 के आसपास हो गया है, तो फिर क्यों भाग रहे हो आप। तो देखिए वैल्यूएशंस आप कैसे देखोगे, जैसे आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो तो आप देखोगे कि इंडिया का जो करंट वैल्यूएशन है लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, वो पहले के मुकाबले कहाँ स्टैंड करता है। मतलब पास्ट में 5 ईयर्स 10 ईयर्स में पहले कैसा हुआ करता था, फिलहाल कैसा, उससे कंपेयर करके एक रफ आइडिया मिलता है कि वैल्यूएशंस कैसा है, ठीक है। इंडिया में तो हम ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं जो कि बाहर से पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या देखेंगे, वो ये भी देखेंगे, सही बात है कि इंडिया का पास्ट का पीक मतलब वैल्यूएशन कैसा था, अभी कैसा, ये वो भी देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ वो दूसरे कंट्रीज़ का भी वैल्यूएशन देखेंगे ना, कि भाई दूसरे कंट्रीज़ में ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, उसका वैल्यूएशन कैसा है, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे कंट्रीज़ का ऑप्शन है ना, सिर्फ इंडिया ही तो है नहीं, बहुत सारे कंट्रीज़ है, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं जहाँ की वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनको जहाँ लगेगा कि भाई ग्रोथ और वैल्यूएशन दोनों को मैचअप करके जहाँ अच्छा वैल्यू प्रपोजिशन उन्हें लगेगा वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। और अगर पिछले कुछ समय से आप देखें ना तो इमर्जिंग मार्केट्स में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी हुआ है, ये खुशखबरी है। इंडिया में तो नहीं आया ये एग्री, लेकिन कुछ इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में पैसा गया है, जो कि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। वैल्यूएशंस यूएस सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड है मार्केट मेजर इकोनॉमीज़ में, ठीक है। तो वहाँ पे ये रिस्क हमेशा रहेगा कि यूएस इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम आया तो वहाँ पे मार्केट्स गिरेंगे। इसीलिए आईटी, हमारे आईटी वाले देखें ना, आईटी रिलेटिवली आपको ज़्यादा गिरा हुआ दिखेगा, इसीलिए क्योंकि यूएस में प्रेशर है, तो ऑफ कोर्स आईटी, क्योंकि अगर यूएस इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगा तो हमारे आईटी सेक्टर में भी प्रॉब्लम आएगा, इसीलिए थोड़ा वहाँ प्रेशर आपको ज़्यादा देखने को मिला। फ्राइडे को भी दिख रहा था, आज तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, इसीलिए आईटी के ज़्यादातर स्टॉक्स आपको गिरे हुए देखने को मिलेंगे। यूएस के अलावा अगर आप दूसरे डेवलप्ड इकोनॉमीज़ का भी वैल्यूएशन देखेंगे ना, उन सभी का इंडिया का जो वैल्यूएशन उससे कम है। यहाँ पर आप बोलेंगे अरे आप डेवलप्ड कंट्रीज़ का क्यों बात कर रहे हैं, इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री, आप डेवलपिंग कंट्री का वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करें, बिल्कुल सही बात है। वहाँ आप चाइना का देख लो, चाइना का 10 के आसपास है, 10 से थोड़ा ही ऊपर गया है फिलहाल। हाँ, ब्राज़ील का देख लो, ये सब बड़े इकोनॉमीज़ हैं, वो भी डेवलपिंग हैं, ठीक है। ब्राज़ील तो 9 से भी नीचे 8.5 के आसपास है वैल्यूएशंस, तो कहीं कुछ है ही नहीं वैल्यूएशन, सिर्फ इंडिया का ही 20 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए नेचुरली है ना कि अगर, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि ग्रोथ हमारा ज़्यादा है, ठीक है, और उनका अगर ग्रोथ से कंपेयर करेंगे तो हम बहुत आगे हैं ग्रोथ वाइज, ठीक है। मतलब ग्रोथ मीन्स जीडीपी ग्रोथ देख लें या फिर कंपनीज़ का परफॉर्मेंस देख लें, रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, तो इसीलिए उनका वैल्यूएशन बहुत कम है। तो इंडिया के साथ वही हुआ ना कि भाई पहले 8% का ग्रोथ, अब तुम 6%, 6.2, 6.3% के ग्रोथ पे आ गए।
इसीलिए मार्केट इतने बुरी तरह से गिरा, और प्लस यूएस में भी प्रॉब्लम्स आए, टैरिफ है, उसका ही फ़र्क पड़ा, दोनों मिलजुल कर ये हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे हमारा वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन बाहर के मुकाबले अभी भी ज़्यादा है। तो देखिए वैल्यूएशंस अभी मैं आपको करंटली बता देता हूँ है कितना, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिलेगा। तो देखिए लार्ज कैप्स का अभी देखेंगे करंटली ना, ये सब 1 ईयर ट्रेलिंग पी है, ठीक है, ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग का वैल्यूएशंस है। तो यहाँ पे देखिए लार्ज कैप निफ्टी 50 का देखेंगे तो 20.3 है, आज तो काफ़ी गिरा है, मतलब 20 बोलिए, हाँ। और मिड कैप 150, ये 35 है, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 27 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये बोलेंगे आपने कि भाई ये कैसे पता चलेगा ज़्यादा है कम है, मतलब स्टैंड अलोन से तो पता ही नहीं चलता है ना। तो देखिए उसके लिए आपको पास्ट एवरेज देखना पड़ेगा, पहले कैसा हुआ करता था, अभी कैसा है। तो लास्ट 5 ईयर्स का अगर आप डेटा देखेंगे, क्योंकि वो उससे एक अच्छा आइडिया मिल जाता है लास्ट 5 ईयर्स, क्योंकि ना उस समय कोविड भी आ गया, उसके कारण बुरी तरह से गिरा, फिर ऊपर गया 20 में, फिर 21 में फिर से ऊपर गया, फिर 22 में मार्केट का कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, फिर 23 24 ऊपर गया, और 24 ऑफकोर्स लास्ट में गिरा, और फिर 25 गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए एवरेज अगर आप देखेंगे ना, मतलब लार्ज कैप्स का, ठीक है, सबसे पहले ऊपर देखिए लार्ज कैप तो 25 के आसपास रहा है वैल्यूएशन पी रेशियो, और अभी ये आ गया है 20 के आसपास, तो बहुत गिरा है। और हाई तो 42 पे चला गया था, और लेकिन लो भी है 17, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि यहाँ से गिरावट की तो गुंजाइश बिल्कुल है ना, क्योंकि 17 भी गया है और उससे नीचे भी जाता है, और पहले का देखेंगे तो 17 से भी नीचे जाता है वैल्यूएशन। लेकिन हाँ, ये जो वैल्यूएशंस है, हम अंडर वैल्यूड जोन में जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से थोड़ा बहुत और गिर जाता है, जो कि 4-5% मैं बोलता हूँ ना, तो अब और 3-4% कर देता हूँ। तो ये जब ये 18 चला जाएगा, 17 चला जाएगा, बहुत अट्रैक्टिव जोन पे है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो लूज़ आउट कर रहा है, इसको आप ऐसे देखें, FIIs भी आएंगे, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव जोन में हम जा रहे हैं। तो इसीलिए बोला हूँ थोड़ा बहुत और, मोस्टली मार्च तक, मार्च तक सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, गिरावट वाइज मैं बोल रहा हूँ। उससे ज़्यादा देखिए स्टॉक मार्केट है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके बाद नहीं है, तो डेली बेसिस पे अप डाउन होता है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेजेक्ट्री एटलीस्ट थोड़ा सा, ये जो नेगेटिविटी फैला हुआ है ना, वो ख़त्म होगा एक तरह से। ये है ना कि डेली बेसिस पे गिर रहा है, गिरा, वैसा नहीं गिरेगा ऊपर जाएगा, गिरेगा ऊपर जाएगा, इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लगातार गिर रहा है, ठीक है वो। लेकिन हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप तो अभी भी प्रॉब्लम है ना, कई बार मैंने डिस्कस किया है। मिड कैप देखिए एवरेज देखेंगे 5 ईयर्स का 31 के आसपास, ठीक है, अभी 35 है, तो अभी तो बिल्कुल एवरेज से भी हम बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। हाई तो 46 के आसपास चला गया था मिड कैप का, लेकिन लो था 23 का, लो पे भी आपको ध्यान देना है। तो गुंजाइश तो बहुत है यहाँ गिरावट का मिड कैप में। उसी तरह स्मॉल कैप देखिए एवरेज 25 का रहा है, अभी हम 27.6 हैं, एवरेज के तो आसपास पहुँचने वाले हैं स्मॉल कैप में, और हाई 35 से भी ज़्यादा रहा है, लेकिन लो देखिए हाँ 17 से भी नीचे। देखिए लॉन्ग टर्म एवरेज आप देखेंगे ना किसी भी पीरियड का, बड़ा पीरियड का, तो वहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि सबसे कम वैल्यूएशन आपको स्मॉल कैप का मिलेगा, उससे ज़्यादा वैल्यूएशन आपको लार्ज कैप्स का मिलेगा, और उससे ज़्यादा वैल्यूएशन मिड कैप का मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए उसी तरह का आपको लो देखिए एवरेज देखिए, उसी तरह का पैटर्न या हाई देखिए, सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन मिड कैप का, उससे नीचे लार्ज कैप का, और उसके नीचे स्मॉल कैप का। लेकिन अभी स्मॉल कैप का वैल्यूएशन लार्ज कैप से भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल गिरावट की गुंजाइश है, इसीलिए मैं रफली बोलता हूँ भाई 10% मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहें कि यहाँ से 10% और गिर जाए तो सरप्राइजिंग नहीं होगा, ठीक है। इसी को देखकर क्लियरली आपको दिख भी रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पे अब आपका एक क्वेरी आया है ना बहुत रेलिवेंट, कि भाई लॉन्ग टर्म में बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में तो रिकवरी हो जाएगा ना। तो देखिए सबसे पहली बात कि ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह का परफॉर्मेंस चल रहा है इंडियन इकोनॉमी का, और रिलेटिवली दूसरे इकोनॉमीज़ का जैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, फ्यूचर जिस तरह का दिख रहा है अभी तक, तो उसको बिल्कुल देखकर बोला जा सकता है कि हाँ इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहेगा, और यहाँ से इकोनॉमी अच्छा करेगा तो स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स भी आएंगे, ठीक है। तो अगर कोई 10 ईयर 20 ईयर उस तरह का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखता है तो वहाँ मान कर चलना चाहिए कि भाई रिटर्न्स आएंगे, ठीक है। कितने रिटर्न्स आएंगे भाई? 12, 13, 14% ऑन एन एवरेज, जैसा मैं बोलता हूँ। कभी गिरेगा कभी ऊपर जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एवरेज होकर रफली उतना, और उतना रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ठीक है। कोई सोचता है कम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 12, 13, 14% अगर आपको लॉन्ग टर्म 10, 20 ईयर्स का इस तरह का रिटर्न मिले ना एनुअलाइज्ड,
ठीक है, ह्यूज रिटर्न्स। हाँ, लेकिन एनुअलाइज का मतलब ये नहीं कि हर एक साल इतना मिलेगा, कभी -10-20 चला जाएगा, कभी +10-20, ऐसे करके एवरेज आउट होकर लॉन्ग टर्म में इस तरह का रिटर्न, और बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है ये लॉन्ग टर्म। अगर आप 10-20 ईयर्स रखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कंपाउंडिंग के कारण आपका पैसा काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई बोलेगा कि तुम रिटर्न दो, गारंटी दो कि होगा ही, तो ऐसा कोई नहीं देगा। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये बात भी ध्यान में रखें। चांसेस है, बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अच्छे रिटर्न आएंगे, लेकिन आप कोई बोलेगा तुम गारंटी दो, लिख कर दो, तो ऐसा कोई नहीं, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जिसका आप गारंटी लिख कर दो, और खासकर इक्विटी प्रोडक्ट्स का तो गारंटी होता ही नहीं है, ठीक है। तो मेंटली इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि कोई आपको गारंटी नहीं देगा, लेकिन हाँ, चांसेस काफ़ी अच्छे हैं कि परफॉर्मेंस आना चाहिए, क्योंकि पहले भी अच्छा हुआ और इंडियन इकोनॉमी के हालात रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ बुरे नहीं है, ठीक ठाक है, आने वाले समय में और इम्प्रूव करेगा, ठीक है। निफ्टी 50 से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको कि आपको जानना चाहिए। देखिए, निफ्टी 50 में जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ऐड हो गया, ठीक है। और इन दोनों की जगह पर निकला क्या है, तो ब्रिटानिया निकला है और भारत पेट्रोलियम निकला है। इन दोनों का पी रेशियो क्या है, तो जोमेटो का अबाउट 320 है, 320 पी रेशियो, और जियो फाइनेंशियल का है 91 के आसपास, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा बेसिस मार्केट कंडीशन, रफली ये है। ब्रिटानिया का है 53 और भारत पेट्रोलियम का तो 8 से भी नीचे है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, क्यों मैंने ये बताया, इसका मतलब ये है कि भाई जिसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा था वैसे दो स्टॉक्स ऐड हो गए निफ्टी 50 में, और जिसका वैल्यूएशन रिलेटिवली कम था वो निकल गए हैं। इसका मतलब निफ्टी 50 का अगर आप पी रेशियो चेक करेंगे कल ना, इसके कारण थोड़ा बढ़कर आएगा, क्योंकि दो वेरी हाई वैल्यूएशन वाले जो स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं, इसमें ऐड हो गए, माना जा रहा है 2.5% के आसपास। इसके कारण, इन दोनों स्टॉक्स के कारण निफ्टी 50 का वैल्यूएशन बढ़कर दिखेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था ना। देखिए, वही है, ध्यान में रखें, स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत बिल्कुल यहाँ से गिरने की गुंजाइश है, लार्ज कैप थोड़ा बहुत, मिड कैप, स्मॉल कैप और ज़्यादा गिरावट गुंजाइश है, लेकिन हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे अट्रैक्टिव तो हो गया है, लार्ज कैप तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है, और मिड कैप, स्मॉल कैप भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से पहले के मुकाबले तो बहुत अट्रैक्टिव हुआ है ना, गिरावट बहुत आया है। तो आप इसको इस तरह से देखें, पॉजिटिव देखें। किसी ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्वालिटी अच्छा है, तो सही बात है भाई, हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, अच्छी बात है, बने रहेंगे, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। और कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है ना, ह्यूज, मतलब सभी जगह वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। कुछ स्टॉक्स तो 40, 50, 60% गिर गए हैं, वहाँ पे भी अगर ढूंढा जाए तो कुछ अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में मिल जाएंगे कम वैल्यूएशंस पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से ऑफकोर्स अगर कोई पोजीशन बिल्डअप करना चाहता है, धीरे धीरे, अगेन जल्दबाजी में नहीं क्योंकि अभी भी गिरावट की गुंजाइश है, तो जल्दबाजी में नहीं, लेकिन हाँ, धीरे धीरे अगर कोई पोजीशन बिल्डअप करना चाहता है तो बहुत अच्छा है भाई। मैं भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो कर रहा हूँ, जब भी मुझे मौका मिल रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि सही समय है भाई, थोड़ा थोड़ा अगर कोई ऐड ऑन करना चाहे। हाँ, जल्दबाजी नहीं करना है, वो मैं हमेशा बोलता हूँ। और किसी ने ऑलरेडी पूरा किया हुआ है तो फिर आपको क्या करना है ना, वो तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो बस, आपने तो अपना पूरा काम ही कर दिया। अगर सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है, सही प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपने 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये 1-2 महीना या 4-5 महीना या फिर इवन 1 साल की प्रॉब्लम से तो आइडियली हमें परेशान नहीं होना चाहिए। जो टिकेगा वही पैसा बनाएगा, इस तरह से इसको देखिए। बट हाँ, प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए, अगर क्वालिटी ख़राब है तो वहाँ प्रॉब्लम होगा। सो नाउ आपके डिफेंस सेक्टर रिलेटेड क्वेरी को मैं आंसर कर देता हूं। तो देखिए, यहाँ पे स्टॉक्स भी आएंगे, डिफेंस सेक्टर, और बहुत सारे लोगों ने डिफेंस रिलेटेड म्यूचुअल फंड में भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखिए, लास्ट ईयर ही मैंने 2-3 डिटेल्ड वीडियो इस पर पब्लिश किया था, ठीक है। उसमें मैंने क्या बोला था, उसमें बोला था कि देखिए, जो डिफेंस सेक्टर है, ठीक है, बिजनेस प्रोस्पेक्ट वाइज अगर देखा जाए, ह्यूज, क्योंकि इंडिया ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है डिफेंस में, और सुपर पावर बनना है तो ऑफकोर्स इकोनॉमी के साथ साथ हमारा डिफेंस भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये लगातार खर्च होता जाएगा, और प्लस हमारे पास सामने चैलेंजेस बहुत हैं। सबसे बड़ा चैलेंज चाइना है, उसके बाद पाकिस्तान है, अब तो बांग्लादेश भी उसमें शामिल हो गया, तो हमारे सामने चैलेंजेस बहुत हैं। तो ये जो खर्च है डिफेंस का हमेशा ज़्यादा होता रहेगा, और प्लस जो करंट गवर्नमेंट है वो चाह रहा है कि मेक इन इंडिया किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ही बनाया जाए, उसके कारण इंडियन कंपनीज़ को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो पोटेंशियल वाइज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने वहाँ पे ये भी ऐड किया था कि भाई ये ठीक है, बिज़नेस आ रहा है, लेकिन जो इंडियन कंपनीज़ हैं क्या उसे बना पाएंगे कि नहीं, ठीक है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो वो उस समय मैंने यही बोला था कि देखिए, ये देखना होगा, अगर बना ही नहीं पाएंगे। अब मान लीजिए मैंने आपको ना 500 एरोप्लेन बनाने का ऑर्डर दिया, ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका स्टॉक प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा, और ना कंपनी का प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा दिखेगा। लेकिन भाई मैंने बोला कि 5 ईयर्स में बनाकर आप दे दो, और आप बना ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपके स्टॉक प्राइस का क्या होगा, ठीक है ना, प्रॉब्लम में आ जाएंगे ना।
तो इंडिया में फ़िलहाल ये जो मैंने रेस किया था कंसर्न ना, वही देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मिल चुके हैं, नो डाउट भरा पड़ा है ऑर्डर से, लेकिन कुछ कंपनीज़ में अगर देखा जाए ना तो एग्जीक्यूशन सही से नहीं हो पा रहा था, जिसका डर था, ठीक है। और उन वीडियोस में मैंने ये भी बताया था कि देखिए गवर्नमेंट सही बात है दे रही है, लेकिन डिफेंस के साथ समझौता नहीं करेगी ना भाई। अब मैंने आपको ऑर्डर दिया, अगर आप सही से नहीं बना पाओगे तो मजबूरी में बाहर से लाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ तो कंट्री का सिक्योरिटी एट रिस्क है। तो मैं मेक इन इंडिया तो ठीक है भाई, लेकिन उसके कारण मैं कंट्री के सिक्योरिटी पे तो समझौता नहीं करूँगा ना। तो वही देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। बहुत सारी कंपनीज़ में अगर आप देखेंगे तो एक तो वो सब ठीक बात है कि वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हो गया था तो गिर गया, लेकिन अब तो अच्छा खासा गिर गया है ना भाई वैल्यूएशन अभी भी। लेकिन जिस तरह का बिजनेस है, जिस तरह का चल रहा है, बहुत सारी कंपनीज में वैल्यूएशंस अभी भी ज़्यादा है। एक तो वैल्यूएशन का कंसर्न अभी भी है, ठीक है। और साथ साथ ये भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई जिस भी कंपनी को आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है ये, क्योंकि अभी देखिए डिफेंस को बढ़ाने के लिए इंडिया में प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा लाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरह का हमारा रिक्वायरमेंट है ना, सिर्फ कुछ सरकारी कंपनीज़ के भरोसे पे शायद वो ना हो पाए, ठीक है। सालों से हम देख रहे हैं, तो अच्छा यही होगा कि प्राइवेट सरकार ऐसा कर भी रही है। मतलब रिसेंटली कुछ न्यूज़ में भी आया था कि वो लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे भाई प्राइवेट सेक्टर्स को यहाँ लाया जाए, इंडिया में जो भी प्राइवेट सेक्टर है, और उससे बनवाया जाए ताकि ना जो भी टाइमलाइंस हैं उस टाइमलाइन पे सामान बन सके, नहीं तो बाहर से ही खरीदना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए डिफेंस में यही कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। सबसे पहले तो रिटर्न बहुत ज़्यादा सही बात है, क्योंकि पोटेंशियल दिख रहा है, अभी भी पोटेंशियल है, पोटेंशियल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो कंसर्न, एक तो वैल्यूएशंस आपको सभी जगह देखना पड़ेगा, और दूसरा कि भाई ऑर्डर मिल रहा है ठीक है, लेकिन तुम समय पर बना पाओगे कि नहीं, क्वालिटी ठीक रहेगा कि नहीं, ठीक है। तो इसी सब के कारण मोस्टली यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, और नियर फ्यूचर में तो लगता है कि प्रॉब्लम बना रहेगा। ना जियो पॉलिटिक्स थोड़ा मैं ब्रीफली डिस्कस करना चाहूँगा ना, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है वर्ल्ड में। मैंने लाइव स्ट्रीम में भी थोड़ा डिस्कस किया था सैटरडे। देखिए जर्मनी में इलेक्शंस कल ही हुए, संडे को हुए हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कंजर्वेटिव जो हैं ऑलमोस्ट 30% के आसपास, 28.5% के आसपास उन्हें वोट मिलेगा, तो वहाँ पे सरकार चेंज होने जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है, जो फार राइट ऑल्टरनेटिव है ना फॉर जर्मनी, AFD, उसको माना जा रहा है कि 20% के आसपास का वोट मिलेगा। हाँ, सेकंड प्लेस में रहने जा रहा है। तो पहले मैंने आप लोगों को बताया पूरे वर्ल्ड में आजकल क्या चल रहा है ना, कि लेफ़्ट और सेंटर, एक मतलब जो पॉलिटिकल स्ट्रीम्स है ना, एक फार राइट होता है, राइट या फार राइट, और दूसरा होता है लेफ़्ट और सेंटर, ठीक है। तो जैसे ट्रम्प हो गए तो उनको फार राइट बोला जाता है। इटली में जॉर्जिया मेलोनी प्राइम मिनिस्टर है, उनको भी फार राइट में ऐड किया जाता है। इंडिया में भी जो करंट गवर्नमेंट है उसको भी राइट माना जाता है, फार राइट आप रफली बोल सकते हैं इनको भी। तो ये सब एक तरीके का गवर्नमेंट है, ठीक है। जर्मनी में भी फार राइट बहुत तेज़ी से स्ट्रांग हो रहा है, मतलब जिस तरह से स्ट्रेंथ बढ़ रहा है ना, हो सकता है अगले बार फार राइट ही वहाँ पे भी इलेक्शन जीत जाए, अभी बहुत स्ट्रांग हो गया है। उसी तरह से फ्रांस में भी फार राइट पार्टी का स्ट्रेंथ जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और देखिए पहले आप लोग मतलब पहले क्या अभी भी चल रहा है, जॉर्ज सोरोस आप लोग सुनते होंगे ना, कि भाई इनका बहुत नाम हो रहा है, फंडिंग कर रहे हैं, सरकार चेंज कर देते हैं, ये सब ना, डीप स्टेट, ये सब आप लोग सुनते होंगे। तो ये लोग मोस्टली ना लेफ़्ट या फिर सेंटर उस तरह का गवर्नमेंट ये लोग पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो चाहते हैं वो उसी तरह के गवर्नमेंट उस तरह का काम करता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, फार राइट वाले क्या है, तो फार राइट जैसे जॉर्ज सोरोस थे ना लेफ़्ट वालों के लिए, उसी तरह से फार राइट के लिए इलॉन मस्क हैं। उनका बहुत ज़्यादा फंडिंग चल रहा है, सपोर्ट चल रहा है। मतलब जर्मनी में जो इलेक्शंस हुआ है ना, इसमें AFD के लिए खुलकर सपोर्ट, मतलब ट्रम्प का भी सपोर्ट, ट्रम्प भी इसी फेवर में है कि वह फार राइट वाले सभी जगह जीते। और इलॉन मस्क भी खुलेआम, मतलब ब्रिटेन में तो जो फार राइट का पार्टी बहुत छोटा पार्टी है अभी भी, मतलब स्ट्रेंथ आ रहा है लेकिन अभी बहुत छोटा है, लेकिन उसके लिए तो अनाउंसमेंट हुआ था बहुत ज़्यादा फंडिंग का, पता नहीं हुआ कि नहीं, लेकिन अनाउंसमेंट उन्होंने किया था। तो देखिए धीरे धीरे वर्ल्ड है ना फिर से इस दो गुटों में बट रहा है। एक तरफ ना सेंटर लेफ़्ट वाले पार्टीज़, मोस्टली लेफ़्ट वाले पार्टीज़ और सेंटर, और एक तरफ फार राइट वाले पार्टीज़। और ये जो फार राइट वाले पार्टीज़ का स्ट्रेंथ है ना धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। जैसे US सबसे बड़ा इकोनॉमी US में वो हो गया, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, या फिर इटली बहुत स्ट्रांग है, और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी उनका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो उसके कारण ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स बहुत हद तक चेंज कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे इसका इकनॉमी पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड इकनॉमी पे, और इसके बारे में भी आगे मैं आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि इसका इकनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ सकता है या पड़ रहा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।